नमस्कार सभी स्टूडेंट के लिए। और आज हमारा जो आरएमएस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन वाले चैनल पर हमारा जो एसटीसी स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए जो हमारा कोर्स चल रहा है, उसमें पेपर नंबर 8 हमारे कोर्स में चल रहा है। और पेपर नंबर 8 में हमारी तीसरी यूनिट चल रही है। 3.3 यूनिट तक हमारा कोर्स अभी तक हो चुका है और आज हम 3.4 यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात एक हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा पहले आरएमएस इंस्टीट्यूट के नाम से जो चैनल चलता था, अभी हमने उस चैनल को अपग्रेड किया है। और करीब 8-7 दिन से आपको वीडियो नहीं डालने का कारण यही था कि हम इस एजुकेशन को एक अपग्रेड करके एक डिजिटल माध्यम से आपको देने का प्रयास करने का हमारे मन में आया। तो हमने इस पर काम किया और हमने लगभग 8-10 दिन के समय में हमने ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए की। डिजिटल बोर्ड हमने लगवाया, अच्छी क्वालिटी का कैमरा हमने लगवाया, रिकॉर्डिंग का अच्छा सिस्टम हमने लगाया, वॉइस कैंसिलेशन के माइक हमने मंगवाए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर जब हम क्लास रिकॉर्ड करते तो उस समय कोई बाहर की आवाज़ जैसे गाड़ियों की कोई भी या अन्य आवाज़ आप तक नहीं पहुंचे और आप आसानी से अपने अच्छी प्रकार से और अपनी जो तैयारी है उसको आप कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे आरएमएस इंस्टीट्यूट पर हम आपको ये स्पेशल एजुकेशन की जो क्लासेज हैं वो आपको हम कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी कंपटीशन की तरफ हम ज़्यादा चले जाएं, तो ऐसा नहीं है, हम आपका सिलेबस पूरा करेंगे। लेकिन आप सभी से हमारा एक अनुरोध है कि हमारा शिक्षा सोपान के नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है और उस पर हम केवल और केवल आपकी कंपटीशन की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारा वो चैनल बना हुआ है। अभी उस चैनल पर हमने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है कल से। और आप सभी यदि आपको स्पेशल एजुकेशन की जो आपका सिलेबस चल रहा है वो आपको पढ़ना है, आप आरएमएस इंस्टीट्यूट पर पढ़ सकते हैं। और यदि आपको अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी है, जैसे कि आप अभी रीट में बैठने वाले हैं या अन्य किसी एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप हमारे शिक्षा सोपान का जो हमारा चैनल है, शिक्षा सोपान के चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और उसको आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट करो। और अच्छी एजुकेशन के लिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आपकी इस पहली डिजिटल वीडियो जो आपके लिए पहुंच रही है आरएमएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज तक एक व्हाइट बोर्ड के द्वारा आपको अपनी कक्षाएं संचालित की थी, लेकिन आज हम आपको एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। आपको पता है हमने 3.3 यूनिट तक जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 3.4 और 3.4 जो आपकी यूनिट है उस 3.4 यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर ये भी देखेंगे। 3.4 यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 3.4 यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपके भारत की भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय प्रतीक, त्योहार, राज्य और उनकी राजधानियां और भाषाएं। ये चीज हम यहाँ पर आज आपको पढ़ने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारा टॉपिक आ रहा है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। भारत की भौगोलिक विशेषताएं मतलब भौगोलिक विशेषता का मतलब होता है कि हमारे जो भारत है उसकी भारत में कैसी भूमि है, कैसी जलवायु है, कैसा एरिया है, कैसी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जल निकासी की प्रणाली है, मानसून है, प्राकृतिक वनस्पति है, उनका वितरण है, वन्य जीवों का संरक्षण है, प्राकृतिक वनस्पति है।
ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं? भारत की भौतिक विशेषताओं के अंदर आती हैं। मतलब भारत की भौतिक विशेषताओं में हमको ये चीज जो है वो पढ़नी है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीजें आपको और यहाँ पर पढ़नी है, जिनमें अपन यदि बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट जो आपको दिए गए हैं, ये आपको भौतिक विशेषताओं के अंदर शामिल करने वाले जो पॉइंट हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा, ये क्या है? एक अवधारणा है एक राइटर के द्वारा। ये आपको यहाँ पर भौतिक जो हमारी विशेषताएं हैं उनमें विश्लेषण करने से संबंधित ये अवधारणा है। भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाग, जो हमारे भौगोलिक विभाग हैं, भारत के भूगोल से संबंधित जो विभाग हैं उसमें भी हमें भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन जो है वो मिलता है। एक हिमालय उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में विभाजन, हिमालय का भी हमारा क्या है? विभाजन किया गया है, और हिमालय का विभाजन जो किया गया है वो भी हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति के अंदर आता है। एक उत्तरी मैदान, क्षेत्रों के अनुसार विभाजन और राहत में भिन्नता, उत्तरी मैदान जो है वो भी हमारी भारत की भौगोलिक विशेषताओं में है। एक प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, जो आपको पता है कि भारत का रेगिस्तान जो है वो हमारे राजस्थान में है, थार का अमर स्थल। तटीय मैदान और द्वीप समूह है। ये आपको केवल इतनी चीजें बताने के लिए पॉइंट हैं कि इस सभी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। इन सभी के अंदर हमको इस चीज का पता चलता है। इसके बाद आपको आते हैं, अध्याय को पढ़ने के बाद छात्र सक्षम होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस चीज को पढ़ोगे, किसको? भारत की भौगोलिक विशेषताओं को जब आप पढ़ोगे तो जो छात्र जो है, जैसे आज माना कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं मैंने पढ़ ली या किसी बच्चे को मैंने पढ़ाई, तो बच्चा पढ़ने के बाद में कहां तक सक्षम होगा, मतलब किस कार्य को करने में सक्षम होगा, वो चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में राहत सुविधाओं के महत्व का वर्णन करें। मतलब हमारी देश की जो आर्थिक विकास है उसके संबंध में जो राहत के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, उन सुविधाओं के महत्व का पता बच्चे को चलता है जब वो भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन पढ़ता है। दूसरी चीज, हिमालय की उत्पादक एवं सुरक्षात्मक भूमिका का विश्लेषण। हिमालय हमारा जो है, हिमालय की उत्पादक और सुरक्षात्मक भूमिका, कहने का मतलब हमारा जो हिमालय पर्वत है हमको कौन कौन सी चीज का उत्पादन करके हमको भारत को दे रहा है, और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जो हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत का कितना योगदान है, क्या भूमिका है, वो भी हमको इसमें पढ़ने के बाद मिलती है। नंबर 3 पॉइंट है, पृथ्वी के भू आकृतियों में परिवर्तन लाने वाली प्राकृतिक शक्तियों की भूमिका की पहचान करें। हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की भू आकृति मतलब आपको पता है कि हमारी धरती के अंदर कुछ आकृतियां होती हैं, काफी चट्टान दबी हुई है, काफी परत हमारी भूमि के अंदर है, तो उन भू आकृतियों में परिवर्तन लाने वाले प्राकृतिक शक्ति क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जमीन के अंदर से भूकंप आ जाता है, और वो भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक शक्ति है, और वो प्राकृतिक शक्ति उस धरती के अंदर क्या उथल पुथल करती है, धरती के अंदर क्या परिवर्तन लाती है, उस भौगोलिक क्षेत्र को कैसे वो परिवर्तित कर देती है, उसकी क्या भूमिका है, ये भी हम इसको पढ़ने के बाद में हमको पता चलता है। नंबर 4 पॉइंट है, जलवायु विभाजन के रूप में हिमालय के महत्व का विश्लेषण करें। जलवायु विभाजन, हमारे देश में सभी क्षेत्रों में हमारे देश की जो जलवायु है वो अलग अलग है, और जलवायु विभाजन में हिमालय का महत्व क्या है। जलवायु को जो हमने डिवाइड किया है उसमें हिमालय ने किस प्रकार भूमिका निभाई है, ये भी यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। भारत के भोजन के कटोरे के रूप में उत्तरी मैदानों की भूमिका। भारत में आपने देखा होगा कि उत्तरी मैदान जो हैं आपके, इन उत्तरी मैदानों को हम भोजन का कटोरा के रूप में जानते हैं। भोजन का कटोरा मतलब यहाँ पर अनाज का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता है, इसलिए हम इनको
भोजन के कटोरे के रूप में जानते हैं। तो इसका अध्ययन भी हमें इसके अंदर मिलता है। अगला पॉइंट है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर। पश्चिमी घाट की क्या विशेषता है, पूर्वी घाट की क्या विशेषता है, इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों की विशेषताओं में क्या अंतर है, ये भी हम कहां पर पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ने के बाद में बच्चों को पता चलता है। अगला पॉइंट है विभिन्न परिवर्तीय दर्रों, चोटियों और अन्य महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों का पता उससे भी हमें लगेगा। जो भी हमारे पर्वतों के बीच में जो दर्रे हैं, चोटियां हैं पर्वतों की, और भौतिक स्थान, महत्वपूर्ण भौतिक स्थान, इनका भी हमें पता चलता है। आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन है क्या? तो प्राकृतिक संसाधन आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और टिकाऊ उपयोगी भूमि, उपभोग भूमि, पौधे हैं, जानवर हैं, पानी है, मिट्टी है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य संरक्षण की रक्षा और संरक्षण करना, वनस्पति और जीव में संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें क्या है कि संतुलन के बिना, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कि हमारे जो जितने भी जीव हमारी इस पृथ्वी पर हैं उन सबके बीच में, और जो हमारा क्या है वनस्पति है और हमारा जंगल है, वन विभाग जो भी है, वन्य जीव हैं, इन सबके अंदर एक संतुलन बनाकर हमको रखना चाहिए। ये हमारे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में भी आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसके प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, मतलब हमें प्राकृतिक प्रबंधन क्यों करना चाहिए। तो इसके उद्देश्य के अंदर जो अपन पढ़ते हैं, तो पहला उद्देश्य इसमें जो है, पहला उद्देश्य है आपका पारिस्थितिकी विविधता को बनाए रखना। पारिस्थितिकी विविधता को बनाए रखना मतलब आपको ये जो विविधता है पारिस्थितिक, उसको आपको बनाए रखती है। इसका प्राकृतिक संसाधनों का ये एक पहला उद्देश्य है कि इसके बिना हम पारिस्थितिक विविधता को नहीं बना सकते हैं। भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उन आने वाली पीढ़ी के लिए भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं बनाए रखना, यदि हमारे देश का प्राकृतिक संसाधन मजबूत रहेगा, प्राकृतिक संसाधन अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ पर उपलब्ध रहेगा, तो लोगों को रोजगार की सुविधा भी अधिक मात्रा में मिल पाएगी। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या होते हैं? देखिए, भारत के पास कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आपने देखा होगा बहुत सी चीजें ऐसी, जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ऐसे ही राष्ट्रीय खेल, ऐसे काफी हमारे पास में राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिनसे वह अपनी पहचान बनाता है और उन पर गर्व करता है। हमारे इन राष्ट्रीय प्रतीकों के द्वारा हमारे देश की क्या है, एक पहचान है, और उस देश की पहचान से हम क्या करते हैं, अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। तो ये हमारे जो प्रतीक हैं ये क्या हैं, और अपन इसमें आगे देखते हैं कि इन प्रतीकों को भारत की अद्वितीय वनस्पतियों, जीवों और इसकी संस्कृति सभ्यता से चुना गया है। इन प्रतीकों को चुना कैसे गया, हमारे देश की क्या परिस्थिति थी, हमारे देश में कैसे जीव रहते हैं, कैसी वनस्पति है, इन सबको ध्यान में रखते हुए इनको चुना गया है। ये क्या है, प्रतीक भारत की पहचान है और विरासत के अभिन्न अंग है। हमारे भारत की विरासत के ये ऐसे अंग हैं जिनको आप मतलब अलग नहीं कर सकते। ये राष्ट्रीय चिन्ह अपन के ऐसे हैं। दुनिया भर में सभी जनसांख्यिकी पृष्ठभूमि के भारतीयों को इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व है। प्रत्येक भारत का व्यक्ति हमारे इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करता है और इनका सम्मान करता है। आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रगान जब हम बोलते हैं या कहीं पर भी हम राष्ट्रगान बोलता हुआ देखते हैं तो हम तुरंत एक मुद्रा में खड़े होकर के और हमारे देश के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। यदि हमें कोई राष्ट्रीय पशु पक्षी या कोई भी है, यदि उनको कोई परेशानी में हम देखते हैं तो हम तुरंत ही हमारे देश भक्ति हमारे अंदर से जागृत होती है। ये हमारे आगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को
पढ़ाने का महत्व, मतलब हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को क्यों पढ़ें, ऐसा क्या कारण है कि हम उनको पढ़ें, तो क्यों पढ़ें, इसके लिए अपन को कुछ कारण दिए गए हैं कि भारत में 17 आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि हमारे भारत में कितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो आपको आधिकारिक रूप से यदि बात करें तो 17 राष्ट्रीय प्रतीक आपके आधिकारिक रूप से हमारे देश में हैं। अब इनको पढ़ाने का महत्व क्या है? पहला महत्व है कि वे राष्ट्र के केंद्र से होकर गुजरने वाले गहरे सांस्कृतिक ताने बाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश में हमारी जो सांस्कृतिक ताना बाना है, ताना बाना कहते हैं, जैसे आपका जो कपड़ा होता है वो ताने बाने के द्वारा बुना जाता है, धागों से बुना जाता है, उसी प्रकार हमारा जो देश है वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक के कारण हमारे जो देश के लोग हैं वो आपस में उसका सम्मान करके और हमारे देश के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा, भारतीय लोगों को राष्ट्रीय गौरव की प्रबल भावना प्रदान करें। हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं ये भारत के लोगों के अंदर एक अच्छी देशभक्ति क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तीसरा है, उस विशेषता का वर्णन करें जो भारत और उसके लोगों के लिए विशिष्ट है। भारत और उसके लोगों के लिए जो विशेषताएं विशिष्ट हैं उनका वर्णन या उनका उल्लेख हमको किसमें मिलता है? राष्ट्रीय प्रतीकों में मिलता है। नंबर 4 है, चुनी गई वस्तु के बारे में जागरूकता फैलाएं। जो वस्तु चुनी गई है उसके बारे में हमको जागरूकता फैलानी चाहिए। जैसे माना कि हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जैसे राष्ट्रगान जन गण मन हमने चुना, तो जन गण मन के प्रति लोगों के अंदर हम क्या करेंगे? एक जागरूकता फैलाएंगे। चयनित राष्ट्रीय प्रतीक के दीर्घकालिक संरक्षण में योगदान दें। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो चयनित हो चुके हैं, जिनका हमें पता चल गया है कि भाई ये हमारे 17 राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो उनका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। उसके संरक्षण के लिए भी हमको इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगे अपन पढ़ेंगे समारोह। समारोह में त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पता है कि हमारे देश में वर्ष भर के अंदर लगभग हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी तिथि होती है जिस दिन विशेष होती है। लेकिन मुख्य रूप से भी हमारे काफी ऐसे त्योहार हैं जिनको हम समारोह के रूप में मनाते हैं, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये हमारी क्या है? सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों को भुला देते हैं। धार्मिक और सामाजिक मतभेद, सांस्कृतिक मतभेदों को ये भुला देते हैं। कैसे भुला देते हैं? जैसे माना कि कोई हिंदू धर्म का त्योहार है, मुस्लिम लोग उसको मना रहे हैं, ईसाई लोग उसको मना रहे हैं, जैन लोग उनको मना रहे हैं। सभी धर्म के जो लोग हैं सभी धर्म के त्योहारों को मिलजुल करके और उनको क्या करते हैं? मनाते हैं। तो ये हमारी एक सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों को दूर करने वाला है, मतलब भुला देने वाला है। ये लोगों को एकजुट करते हैं, ये एकता का क्या देते हैं? भाव देते हैं कि हम सबको एक रहना चाहिए। और उत्सव और खुशी, ये दोनों के उद्देश्य से हमारे देश में अनेक प्रकार के त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। आपको पता है कि हमारे देश के जो लोग हैं, आपने यहाँ पर लिखा कि त्योहारों का इंतजार करते हैं। हमारे देश के लोग जैसे जो त्योहार नजदीक होता है तो उस त्योहारों का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कि ये त्योहार कब आए, और हम उसके अनुसार ही हमारे घरों की स्थिति सुधारते हैं, घरों की सफाई करते हैं, अपने लिए नए कपड़े लाते हैं, खाने पीने की चीजें लाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे देश में त्योहारों से ही जो है वो आती हैं। अब अपन पढ़ेंगे सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल क्या होता है? कि किसी त्योहार पर दोस्तों और परिवार के साथ मिलना एक समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या? त्योहार। त्योहार जो होता है ये एक विशेष समय में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ हम बैठते हैं, परिवार के लोगों के साथ और दोस्तों के साथ हम त्योहार को मनाते हैं। तो ये भी हमारे लिए त्योहारों का एक विशेष महत्व है। यदि जैसे आपने देखा होगा, परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारा घर से बाहर रहता है, लेकिन जब हमारे घर में कोई त्योहार आता है तो वो व्यक्ति अपने
जहां पर भी वो काम करता है, जहां पर रहता है, वो छोड़कर उस कार्य को और कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ आकर, अपने समाज के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन त्योहार को मनाते हैं। तो ये भी हमारा एक सामाजिक कौशल के अंदर आता है कि त्योहार हमें क्या करते हैं। अब देखिए इसमें क्या आता है, एक बच्चा लोगों का अभिवादन करना, उनका स्वागत करना, उनके साथ बातचीत करना, दूसरों के साथ संवाद करना सिखाता है। एक व्यक्ति दूसरे के साथ बातें कर रहा है, एक दूसरे के सुख दुख को बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार की खुशियां मना रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, अपन के त्योहारों के अंदर आती है। एक इसमें दूसरों के प्रति दया भाव रखना जैसे कौशल भी आपको प्रदान किए जाते हैं। जिम्मेदारी लेना, सहानुभूतिपूर्ण होना, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको त्योहारों से ही सीखने को मिलती हैं। आगे आपका आएगा विविधता और समावेशिता। विविधता का मतलब होता है अलग अलग, समावेशिता का मतलब होता है उसके अंदर संग्रहित होना, समाहित होना बोल सकते हो आप, इकट्ठा होना। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। आपको पता है हमारा भारत देश जो है वो विविधतापूर्ण देश है। विविधतापूर्ण का मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, ये आपको पता है। अनेक प्रकार की विविधताएं, जैसे देखो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक बोली बोली जाती है, अनेक प्रकार का रहन सहन है, अनेक प्रकार का खान पान है, अनेक प्रकार के धर्म के लोग हैं, अनेक प्रकार की जातियां यहाँ पर रहती हैं। तो सभी प्रकार से जो है वो हमारा देश जो है वो विविधता लिए हुए है। इसी विविधता के कारण हर राज्य में हर त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और इस विविधता के कारण प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक क्षेत्र में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। अब देखिए इसमें जैसे माना कि मनाने का अपना और अनोखा अंदाज होता है। एक दूसरे को बधाई देना, हम त्योहारों पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। खान पान, जिम्मेदारियां अलग अलग अंदाज में व्यक्त की जाती हैं। बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने की बनाई जाती हैं, जिम्मेदारियां एक दूसरे को दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमको किससे सीखने को मिलती हैं, त्योहारों से सीखने को मिलती हैं। अब अपन का आता है इतिहास। इतिहास, हर त्योहार की अपनी कहानी होती है। कोई भी त्योहार हो उसकी क्या होती है, अपनी एक कहानी होती है। जैसे माना कि आपसे कोई पूछता है कि भाई होली क्यों मनाई जाती है, तो आपकी होली का एक कारण है कि भैया हिरण्यकश्यप जो है भक्त प्रहलाद को मारना चाहते थे और जब वो किसी यत्न से नहीं मार पाए तो लास्ट में उनकी एक बहन थी होलिका, वो उसके पास में एक ऐसी चद्दर थी, ऐसा कपड़ा था जो अग्नि में भी नहीं जलता था। तो उसने कहा कि मैं प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी और मैं तो बच जाऊंगी उसको चद्दर को ओढ़ के और प्रहलाद जो है अग्नि में जल जाएगा। लेकिन इसके विपरीत हुआ और एक हवा चली, बहुत तेज हवा चल के, और वो दुपट्टा या जो कपड़ा था वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और होलिका उसमें जल जाती है। तो ये प्रथा के कारण जो है हमारा त्योहार ये मनाया जाता है। दीपावली कहते हैं कि भाई भगवान राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी कोई ना कोई उस त्योहार की एक क्या होती है, अपनी कहानी होती है और उस कहानी से ही हमारा जो त्योहार है वो मनाया जाता है। इसके बाद अपना जो आता है नैतिक और नैतिक मूल्य। बच्चे बड़ों द्वारा सीखी गई कुछ सबसे मूल्यवान नैतिकताओं और नैतिकताओं की कॉपी पेस्ट करते हैं। जो बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं साझा करना, सम्मान दिखाना, जिम्मेदारियां लेना, टीम वर्क, दयालुता, स्नेह इत्यादि। मतलब हमारे देश के अंदर या हमारे घर के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो बच्चे हैं वो कुछ भी नैतिक चीजें सीखते हैं, मतलब अच्छी चीजें जो सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से सीखकर उसको क्या करते हैं, आगे अप्लाई करते हैं, आगे उनको ऐसा ही करते हैं, वो उनको एक आदर्श बनाते हैं। अगली चीज है अपन की रिश्तों को महत्व देना। त्योहार मेल मिलाप के बारे में हर धर्म के परिवार, दोस्त, पड़ोस के साथ आते, मतलब हमारा जो त्योहार है ये रिश्तों को महत्व देता है। जैसे आपका एक दोस्त है और वो दोस्त आपको रोजाना नहीं मिल सकता, लेकिन जब आपके घर में कोई त्योहार मनाया जाता है तो वो दोस्त आपके पास जरूर आता है।
और आपके पास आकर आपको उस त्योहार की शुभकामना देता है, बधाई देता है। तो इससे हमारे जो है वो रिश्ते जो हैं उनका महत्व बना रहता है, रिश्ते हमारे मजबूत होते हैं। इसके बाद इसमें जो अपन का जो अगला टॉपिक आता है, राज्य और उनकी राजधानी। राज्य और उनकी राजधानी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ये आपको पता है। तो फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है आपका चीन। चीन जो है उसमें सबसे अधिक आबादी है, और चीन के बाद में हमारा जो दूसरे नंबर पर स्थान आता है वो आता है भारत का। इसमें हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे भारत में टोटल हैं। तो आपको पता है कि प्रत्येक राज्य की एक राजधानी भी होती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी डबल राजधानी है। जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर जो है उसकी 2 राजधानी है, एक जम्मू में है और एक श्रीनगर में है। जब सर्दियां होती हैं, अधिक सर्दियां होती हैं, माइनस में टेम्परेचर होता है, श्रीनगर में अधिक बर्फ पड़ती है और सरकार के कार्यों में बाधा होती है, तो उस समय जो आपकी राजधानी होती है वो जम्मू में होती है। लेकिन जब मौसम अच्छा होता है ग्रीष्मकालीन समय में, उसकी जो राजधानी है वो श्रीनगर में होती है। तो अपन को टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश के अंदर हैं। भारत राज्यों का एक संघ है और प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। हमारा जो भारत है वो राज्यों में बटा हुआ है, और राज्यों में जो एक कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये अपन को ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यदि आप केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का जो है वो स्थान ऊंचा होता है, और राजस्थान मतलब राज्य के अंदर राज्यपाल सबसे प्रमुख होता है। तो राज्यपाल जो है वो इस राष्ट्रपति के निर्देशन के रूप में काम करता है, या राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधित्व के रूप में ये काम करता है। प्रत्येक राज्य की एक राजधानी है। प्रत्येक राज्य की क्या होती है? एक राजधानी होती है, जहां से शासन संचालित होता है, जो प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। ये तीनों कामों को वो संभालती है। प्रशासनिक, विधायी मतलब कानून से विधायी मतलब आपके जो विधान से संबंधित जो चीजें होती हैं, संविधान से संबंधित, और न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित जो होती हैं, इन सब का संचालन हमारा राजधानी से किया जाता है। राजधानी में तीनों गतिविधियां केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना मुख्यमंत्री है। राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है जो संवैधानिक मुखिया होता है हमारे देश का, मतलब ये चुना हुआ होता है, ये प्रशासनिक नहीं होता है। राज्य सरकार में कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, प्रशासन और राजस्व संग्रह जैसे राज्य कर्तव्यों को पूरा करने की प्रभारी है। मतलब हमारे देश में जितने भी राज्य हैं तो उनके जो भी काम हैं वो अपने कानून बनाते हैं, स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं और प्रशासन और राजस्व का संग्रह करते हैं। आगे हमारा इसके अंदर है आपको भारत संसदीय शासन प्रणाली वाला एक गणतंत्र है। हमारा जो देश है भारत, वो एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र मतलब यहाँ पर कोई भी राजा के जैसे ऐसा नहीं है कि एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर चुनाव के द्वारा और जनता उसमें वोट देती है, और जनता जिसको प्रतिनिधि के रूप में चुनती है वही हमारे देश का संचालन करता है। तो यहाँ पर एक हमारा जो देश है ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत दोनों ही यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता भी अच्छी है, और सांस्कृतिक विरासत मतलब हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमको विरासत में प्राप्त हुई है, वो भी हमारे देश की बहुत अच्छी है।
भारत में राज्यों और राजधानियों पर आधारित है। स्वतंत्र होने के बाद ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों में विभाजित कर दिया गया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश को ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों में हमने विभाजित कर दिया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद रियासतों के पास 3 विकल्प थे। जब हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय हमारी जो रियासत थी, ये प्रांत थे और रियासत जो थी, इनके पास में 3 विकल्प उपलब्ध थे। कौन कौन से विकल्प उपलब्ध थे? कि स्वतंत्र रहना, कि भैया या तो तुम अपने आप में स्वतंत्र रह सकते हो कि भैया हम तो अपना शासन खुद चलाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान में शामिल होना, और आप चाहो तो पाकिस्तान हमसे अलग हो रहा है तो आप पाकिस्तान में जाकर के रह सकते हैं। और तीसरा, भारत से जुड़ना, या आप हमारे भारत के साथ रह सकते हो, भारत के साथ जुड़कर रह सकते हो, भारत में रह सकते हो। तो ये 3 विकल्प उस समय व्यक्ति के पास थे। इसके बाद अपन को भारत को बनाने वाली 552 रियासतों में से 549 इसका हिस्सा बन गई। 552 रियासत हमारे देश में टोटल उस समय थी, लेकिन 552 में से 3 रियासतों को छोड़ करके और 549 रियासत हमारे देश का हिस्सा बन गई। अन्य 3 ने इनकार कर दिया, हालांकि अंततः वे एकीकृत हो गए। अन्य 3 ने इनकार कर दिया, हालांकि वो बाद में ये क्या हो गए? एकीकृत हो गए। और 26 नवंबर 1949 को इसको अनुमोदित किया गया भारत के संविधान को। यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई अंतर के आधार पर भारत की राज्य सीमाओं को बदल दिया। हमारे भारत की जो राज्य की सीमाएं जो थी उनको बदल दिया गया। संविधान हमारा जो है वो आपको पता है 1950 में लागू हुआ है। आगे इसमें हमको पढ़ना है बोली। हमारे देश में आपको पता है कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। भारत परंपरागत रूप से बहुत सारे देशों और भाषाओं वाला देश, बहुत सारी बोली, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में जो है वो बोली जाती हैं। एक सभ्य राज्य के होने के नाते भारत में भाषाओं की समृद्ध विविधता है, जहां आज भी सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। आधुनिक भारत में सभी भाषाभाषी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए संविधान में सही प्रतिनिधित्व देता है। भारत गणराज्य की प्रमुख आधिकारिक भाषा मानक हिंदी है। हमारे देश की प्रमुख जो आधिकारिक भाषा मानक है वो कौन सी है? वो है आपकी हिंदी। वो कौन सी है? हिंदी। जबकि अंग्रेजी जो है हमारी द्वितीयक भाषा है, आधिकारिक भाषा है। हालांकि लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद सेवाओं की उज्जवल संभावना है। अनुवाद सेवाएं होती है, जैसे माना कि कोई अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा में कोई चीज लिखी गई है और मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूं, तो उसको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाएगा। तो ट्रांसलेट की सुविधा जो है हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। भारत सरकार ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली ये शामिल है। और मैथिली और डोंगरी, ये जो भाषाएं हमारे देश में क्या है? हमारे देश के संविधान में शामिल है। 22 भाषा जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को दिया गया है। ये हमारी 3.4 यूनिट जो थी। अब 3.5 यूनिट को भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम भारत का संविधान, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य और राष्ट्रीय एकता। भारत का संविधान क्या है, संविधान में हमको मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं और राष्ट्र की एकता, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भारत के संविधान में आज के विश्व के अधिकांश देशों में एक संविधान है। ज्यादातर मतलब सभी देशों में लगभग एक संविधान बना हुआ है जिससे देश चलता है। हालांकि सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की संभावना है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक देश में जो वो जिसमें संविधान है तो वो लोकतांत्रिक है या नहीं है, ये गारंटी नहीं। जैसे हमारा भारत देश है, संविधान रखता है, लोकतांत्रिक है,
लेकिन हर संविधान वाला देश लोकतांत्रिक हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। संविधान का प्रारूप तैयार करने में कई उद्देश्य हो सकते हैं। मतलब संविधान को क्यों तैयार किया जाता है, इसके कई उद्देश्य हैं। और उद्देश्य कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य है आपका कि बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। एक बुनियादी ढांचा संविधान जो है वो हमारा बनाता है, जिसमें सदस्यों के, समाज के जो सदस्य हैं उनके बीच में कम से कम समन्वय की अनुमति ये देता है। दूसरा है कि यह निर्दिष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। यह तय करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। हमारे संविधान में यह तय किया गया है कि संविधान में सरकार का गठन किस प्रकार से होगा, तो उसको संविधान में लिखा गया है। हमारे समाज का संचालन जो है, हमारे निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहेगी, यह हमारे संविधान में बताया गया है। अगला पॉइंट है, एक सरकार अपने नागरिकों पर क्या थोप सकती है, इस पर कुछ सीमाएं निर्धारित करना। ये सीमाएं इस अर्थ में मौलिक हैं, सरकार कभी भी इनका अतिक्रमण नहीं कर सकती। सरकार ने, मतलब हमारे संविधान के अंदर ऐसे कुछ नियम लिखे गए हैं कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से कोई अनावश्यक जो अधिकार, अनावश्यक कानून जो है वो नहीं थोप सकती है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। अगला है, सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियां बनाने में सक्षम बनाता है। हमारा देश का जो संविधान है, सरकार को समाज की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए भी कटिबद्ध है। संविधान इस कार्य को भी करता है। इसलिए यह समझा जा सकता है कि संविधान समन्वय और आश्वासन की अनुमति देता है। दूसरी ओर यह सरकार की शक्तियों को सीमित कर सकता है। मतलब सरकार के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनको भी ये सीमित कर सकता है। मतलब इनको भी ये एक जो संविधान के अंदर लिखी गई हैं, उनको ये सीमा बताएगा कि भाई आप इस सीमा तक इस अधिकार का, इस कानून का उपयोग कर सकते हैं। संविधान एक प्रमुख विषय, संविधान क्या है, एक विषय है जिसे स्कूल और कॉलेज में एक से अधिक बार पढ़ाया जाता है। यदि आप एक निश्चित प्रकार का अनुशासनात्मक मार्ग अपनाते हैं, लेकिन इसे कैसे पढ़ाया जाता है और युवाओं के लिए इसका क्या मतलब है, इस विषय पर किसी व्यापक शोध और संवाद के अभाव में बात करना मुश्किल है। एक बात हमने जाना है कि भारत की शिक्षा प्रणाली विभिन्न मामलों के बीच अंतर नहीं करती। भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, ये किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी ये मतभेद नहीं करती है, किसी प्रकार से ये अंतर नहीं करती है। यह प्रणाली सामाजिक जीवन में उनकी गंभीरता या महत्व के आधार पर विषयों के बीच अंतर नहीं करती। हर चीज एक विषय है, हर चीज एक अध्याय है जिसे कवर किया जाना है, चाहे वह पानी का संकट हो, जलवायु परिवर्तन, संविधान और उसमें आने वाली कठिनाइयों, गरीबी से उत्पन्न समस्या, लिंग भेद हो, समाज में हिंसा हो, आप लगभग किसी विषय पर बात कर सकते हैं। इन सभी विषयों के बारे में हमारे संविधान में जो है वो बात की गई है और बताया गया है। अब अपन पढ़ेंगे कि संविधान में हमको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो एक व्यक्ति को दिए गए हैं। मौलिक मानव अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी हस्तक्षेप से उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में पहचाना है। मतलब हमको कुछ मौलिक अधिकार जो है वो मानव अधिकार के अधिकार जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने हमको दिए गए हैं, जिनकी पालना करना हमारी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। तो वो कौन कौन से यहाँ पर अपन देखेंगे मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार हमको मिलता है समानता का अधिकार। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर ये जो है वो लिखा गया है कि हर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी अमीर को, गरीब को, कि इसको ज्यादा लाभ, इसको कम लाभ, इसको कोई और अदर से प्रॉफिट, ऐसा कुछ हमारे देश के अंदर नहीं है। समानता का अधिकार हमारे देश में सबको दिया गया है। एक स्वतंत्रता का अधिकार कि आप स्वतंत्र हैं, और ये अनुच्छेद 19 से और 22 तक लिखा गया है। आप स्वतंत्र हैं, आपका देश स्वतंत्र है और आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप अपना कोई भी कार्य अपने हिसाब से
कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर वर्णित है। इसमें लिखा गया है कि यदि आपका कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको शोषण करता है आपका, तो आप उस शोषण के विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हो। शोषण के विरुद्ध आपको आवाज उठाने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है कि आप किसी भी मजहब को मान सकते हैं और किसी की पूजा कर सकते हैं, कैसे भी धार्मिक जो है कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। नंबर 5 है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से और 30 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संस्कृति से संबंधित और शिक्षा से संबंधित अधिकार भी आपको दिए गए हैं। नंबर 6 पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंदर इसको दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की दृष्टि से जो भी अधिकार हैं, आपको ये मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं और इनका अधिकारों का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति भारत का जो है वो कर सकता है। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के महत्व को स्वीकार करता है। इनका क्या महत्व है और इनसे हमको क्या फायदा है, इन सारी चीजों को हमारे देश का संविधान है वो स्वीकार करता है। यहां पर अपन राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे कि राष्ट्र की एकता की रक्षा करते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं से इसे प्रदर्शित करते हैं। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हमारे राष्ट्र की एकता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो इसमें हम कैसे ये बता सकते हैं कि हम राष्ट्र की एकता की रक्षा करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका कि कानून और व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वे अधिकार नागरिकों को राज्य से सुरक्षित रखते हैं और किसी राज्य या व्यक्ति के शासन के बजाय कानूनी व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अधिकारी इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते क्योंकि वे संविधान द्वारा लोगों को दिए गए हैं। मतलब जो संविधान लोगों को दिए गए हैं उन अधिकारों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासन का व्यक्ति उनसे हमको वंचित नहीं कर सकता। मतलब ये कानून और व्यवस्था जो है वो हमारे देश की जो राष्ट्रीय एकता है उसको संरक्षित करती है, उसकी सुरक्षा करती है। मुक्ति संग्राम का पहला फल जानता है। इतने लंबे समय तक गुलामी में रहने के बाद भूल गए कि आजादी का मतलब क्या है। वे अब अधिकारों की सनक पर निर्भर नहीं है, वे उस भावना के अनुसार स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई से पहले परिणाम थे। मतलब हमारा देश जो है वो काफी दिनों तक आपको पता है अंग्रेजों का गुलाम रहा था। तो अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद में उन्होंने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो स्वतंत्रता प्राप्त वैसे ही नहीं कि उनकी बड़ी कठिन परिश्रम के बाद काफी लोगों ने, अपने असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद हमारे देश को जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता सार्थक, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अपने पसंदीदा धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन खाड़ी देशों में ऐसा नहीं है। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति है, लेकिन खाड़ी देशों में ऐसा नहीं है। अब पढ़ेंगे अपन मौलिक अधिकारों के उद्देश्य। मतलब मौलिक अधिकार जो हमको दिए गए इनका क्या उद्देश्य है, क्यों दिए गए, इनसे आपको हमको क्या फायदा है। तो प्रत्येक नागरिक का पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करना। इससे हमको ये फायदा है कि प्रत्येक नागरिक जो है वो अपना शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास कर सकता है यदि हमने उसको मौलिक अधिकार दिए हैं तो। और यदि उसको कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा, देश में अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो उनको ये इस बात का डर नहीं लगे कि कहीं हमें लोग परेशान करें, तो उनकी जो सुरक्षा की भावना है ये उनके अंदर पैदा होनी चाहिए। इसके लिए हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ। नंबर 3, बहुमत के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता की रूपरेखा स्थापित करना। बहुमत के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता की रूपरेखा। लोकतांत्रिक वैधता मतलब हमारे देश में आपको पता है कि चुनावों में 5 साल, 3 साल, कोई 6 साल ऐसे पद की एक वैधता होती है, लोकतांत्रिक वैधता, जो हमारे देश में लागू है। इतने समय के बाद में उस व्यक्ति को पद से हटा करके दूसरे चुनाव कराया जाता है। ये हमारे अधिकारों का उद्देश्य है।
नंबर 4 है आचरण, नागरिकता, न्याय और निष्पक्ष खेल के मानक प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को आचरण, नागरिकता, न्याय और निष्पक्ष खेल, इन सब के अंदर एक निष्पक्ष भाव से व्यक्ति को सारी सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं। यह हमारा मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। और नंबर 5 सरकार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करना। मौलिक अधिकार मिलने से सरकार के ऊपर भी आपको पता है नियंत्रण रहता है, क्योंकि यदि हमको कोई अधिकार ही नहीं दिया जाएगा तो सरकार पर नियंत्रण होगा ही कैसे। सरकार अपने अपने हिसाब से काम करती रहेगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। इसके बाद है हमारा सीखने के मकसद। मौलिक अधिकारों का अर्थ एवं आवश्यकता परिभाषित करें। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनका क्या अर्थ है, इनकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हमको सीखना चाहिए। नंबर 2 उदाहरणों और वास्तविक जीवन के मामलों में अध्ययन के माध्यम से समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार की आवश्यकता को समझें। हमको समानता का और स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, तो उस अधिकार के लिए हमको कौन सी स्वतंत्रता, कौन सी समानता दी गई है, इसका भी पता हमको होना चाहिए। नंबर 3 है किसी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों की सीमा को समझें। कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी बिंदु को अभिव्यक्त करना चाहता है, किसी बात को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो उसको अभिव्यक्तों प्रतिबंधों की जो सीमा है उसको समझना है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और प्रतिबंध हो तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। अपने आसपास के समाज में समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करें। अपने आसपास जो है समाज में कोई भी व्यक्ति यदि समानता और स्वतंत्रता का अधिकार यदि उसको नहीं मिल रहा है, उसके अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो इसकी भी हमको पहचान करनी चाहिए। अगला है प्रदत्त गारंटी अधिकारों पर उचित प्रतिबंध की आवश्यकता को उचित ठहराए। मतलब जो भी अधिकार हमको दिए गए हैं, गारंटी के अधिकार हो चाहे वो प्रदत्त हो, प्रदत्त मतलब जो दिए जाते हैं, गारंटी का मतलब होता है कि ये अधिकार तो आपको मिलना ही है, तो इन पर उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता को उचित ठहराए। मतलब इन पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए कि कोई भी किसी प्रकार से इन अधिकारों का हनन नहीं करे। अगला पॉइंट है अपने आसपास के लोगों की अधिकार दिए जाने को सुनिश्चित करने की वकालत करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करें। मतलब अपने लिए तो ये अधिकार है ही है, लेकिन ये अधिकार सबके लिए हैं। कोई व्यक्ति यदि इन अधिकारों की पहचान करना नहीं जान रहा है, किसी को इन अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमें अपने आस पड़ोस के लोगों को इन अधिकारों के लिए जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकता किसी देश के नागरिकों के बीच एक समान पहचान की जागरूकता है। मतलब आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। राष्ट्रीय एकता में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो साथ में रहता है, अपने एक दूसरे की बोली भाषाओं को अपनाता है, एक दूसरे के त्योहारों को मनाता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर आती हैं। ये आपकी गतिशील भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय एकता देश को एक बनाने में गतिशील भूमिका निभाती है। यदि आपको आपने देश को एक रखना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना पड़ेगा। यह समाज के हर वर्ग को एकजुट करने से ही होता है। यह प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक को एकता में, हमारी राष्ट्रीय एकता में समान अवसर मिलता है। किस में, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के मामले में सबको समान मंच प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में भी हमारी राष्ट्रीय एकता जो है वो मदद करती है। उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के अपने तरीके से जीवन जीने की आजादी भी ये हमारी राष्ट्रीय एकता देती है कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं, आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं लगेगा। इसके बाद अपना टॉपिक आता है राष्ट्रीय एकता के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य है आपको भाईचारे की भावना बढ़ाएं। सबसे पहला उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का क्या हो गया कि भाईचारे की भावना बढ़नी चाहिए, एक दूसरा व्यक्ति भाईचारे से रहना चाहिए। धर्म, क्षेत्र, नस्ल, संस्कृति में अंतर कम करें। जो हमारे लोग जो हैं, हमारे देश के रहने वाले लोग, ये सब में अंतर करते हैं कि भाई तू इस धर्म का है, तू इस क्षेत्र का है, तू इस नस्ल का है, तू इस संस्कृति को, इस रहन सहन को, इस भाषा को बोलता है। तो इनमें अंतर जो है वो कम होना चाहिए। अगला है सिद्धांतों, विशेष रूप से सहिष्णुता, सद्भाव जिसके लिए राष्ट्र खड़ा है,
का सक्रिय और ऊर्जावान प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे देश की सहिष्णुता, हमारे देश की एकता, इसका हमें बढ़ चढ़कर प्रचार करना चाहिए। सभी लोगों को बताना चाहिए, सभी अन्य लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको हमें बताना चाहिए, जिससे कि वो लोग भी हमारे देश की राष्ट्रीय एकता का फायदा उठा सकें। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय एकता एकजुटता के लिए समाज की रचनात्मक शक्तियों को संगठित करना और उन्हें नेतृत्व, प्रोत्साहन और अभिव्यक्ति प्रदान करना। अगला है हत्याएं, नरसंहार और दंगे आदि कम करें। मतलब हमारे देश में आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों को लेकर काफी आंदोलन होते हैं तो उनमें काफी लोगों की हत्या हो जाती है, नरसंहार हो जाता है। नरसंहार भी वही लोगों की हत्या होना है। दंगे हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की गाड़ियों को, घरों को आग लगा देते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्र के विकास में सहयोग करें, लोगों के बीच एकता बढ़ाएं। हमें लोगों के बीच में एकता का भाव बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। अगला है इसमें एनजेंग एरे 2014 ने अपने काम में राष्ट्रीय एकीकरण में पाठ्यक्रम की कुछ भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। पाठ्यक्रम की कौन कौन सी भूमिका थी ये यहाँ पर आपको बताई गई है कि पहली भूमिका थी कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता प्रदान करना। हमें राष्ट्रवाद और देशभक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। यदि देशभक्त हमारे देश में है, देशभक्ति ज्यादा है, तो राष्ट्रीय एकता अपने आप हमारे देश की बढ़ जाती है। सौंदर्य मूल्यों को विकसित करना, अपनी और अन्य लोगों की संस्कृतियों की सराहना करना। हमें दूसरे लोगों की संस्कृति की भी सराहना करनी चाहिए, दूसरे लोगों की धर्म की, दूसरे लोगों के त्योहारों की भी सराहना करनी चाहिए। अपने देश के प्रति सम्मान, प्रेम पैदा करें और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता है। अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। देश की समृद्ध और विविध संस्कृतियों के प्रति सम्मान और विकास को बढ़ावा देता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा को बढ़ावा देता है। राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम कितना है, यदि आपके अंदर एकता का भाव है तो आपको राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम और निष्ठा जो है वो बढ़ जाती है। दूसरों के बीच एक जिम्मेदार और सामाजिक रूप में अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति के रूप में विकसित हों। अब हमारी यहाँ पर यूनिट नंबर 4 आ जाती है, अंग्रेजी को पढ़ाना। आज के लिए हमारा इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है वो यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, अंग्रेजी को पढ़ाना। अंग्रेजी को पढ़ाना में हम दैनिक जीवन में अंग्रेजी की भूमिका पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण, तकनीक पढ़ेंगे, अंग्रेजी सीखने के लिए बुनियादी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल, और शब्दावली एवं व्याकरण पढ़ना। ये सारी चीजें जो हैं वो हम अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना। और आपसे हमारा एक निवेदन कि आपको हमारा जो नया चैनल शिक्षा सोपान, शिक्षा सोपान इस चैनल को आप, ये YouTube पर है और YouTube पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। यहाँ पर आपकी पूरी कंपटीशन की जो है क्लासेज आपको चलेंगी। और RMS वाले चैनल पर आपका जो ये चल रहा है, आपका स्पेशल का जो सिलेबस है सेकेंड ईयर का, ये आपका चलेगा कंटिन्यू और आपको पूरा कोर्स हम जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर आप हमारी वीडियो देखें, लाइक और कमेंट करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक, योर बेस्ट ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।